हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। तो क्या हाल है यार आप सबके। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो हम पुष्पी पादपों की आकार की चैप्टर कर रहे थे, जिसमें एक टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये सेकंड वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम पुष्पकर्म और पुष्प के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी जैसा कि आपको पता है, पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, तो उसके लिए स्टडी स्किल सक्सेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पुष्प कर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो फूल एक क्या है, रूपांतरित प्रो है, जहां पर प्रो का जो शीर्ष है वो मेरिस्टम पुष्पी मेरिस्टम में परिवर्तित हो जाता है। जो शीर्ष मेरिस्टम है वो क्या होता है कि पुष्पी मेरिस्टम में परिवर्तित हो जाता है। पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दबकर रह जाती है। गांठों पर कर्मानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। जब प्रो शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला होता है। जब प्रो क्या होता है, शीर्ष पर जो प्रो होता है, जब वो पुष्पी मेरिस्टोम में परिवर्तित हो जाता है तब क्या होता है, वो अकेला होता है और पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को हम पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है, पुष्पक्रम से ही स्टार्ट किया था। पुष्पक्रम कहते किसे हैं, तो पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम है। ये जो फूलों का लगने का क्रम है ना, इस क्रम को क्या बोलते हैं, इस क्रम को ही पुष्पक्रम बोलते हैं। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना है अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रम को दो प्रकार असीमाक्षी तथा सीमाक्षी में बांटा गया है। असीमाक्षी प्रकार के में क्या होता है, इसमें यह होता है कि अक्ष में जो सतह वृद्धि होती है और फूल पार्श्व में अग्र विसारी क्रम में लगे रहते हैं। ये याद रखिएगा, असीमाक्षी में सबसे पहली चीज याद रखनी है कि फूल अग्र विसारी रूप में लगे रहते हैं। और क्या होता है, अक्ष प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होती है। ठीक है, ये याद रखना है। असीमाक्षी में, सहसीमाक्षी में सबसे पहली चीज कि फूल क्या होते हैं, तला विसारी क्रम में लगे रहते हैं और इसके प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है। अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, जिसमें क्या होता है, सीमित वृद्धि होती है। 5.8 दिखाता हूं, ये सहसीमाक्षी है। ठीक है, ये कौन सा है, सहसीमाक्षी है और ये आपका असीमाक्षी है। असीमाक्षी में क्या है, अगर विसारी में लगा है और अक्ष में सतह में वृद्धि होती है। और सहसीमाक्षी में क्या हो रहा है, यहाँ पर तला विसारी रूप में लगे हुए हैं और शीर्ष में वृद्धि होती है फूलों पे और एक लिमिटेड वृद्धि होती है, उसके बाद इसमें वृद्धि जो है वो नहीं होती है। आपने छोटे छोटे फूलों के पौधे देखे होंगे जिन पे छोटे छोटे फूल लगे रहते हैं। ठीक है, तो होते हैं तला विसारी। पुष्प के बाद में बात करें तो एंजियोस्पर्म में पुष्प एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानकर्षी रचना है। यह एक रूपांतरित प्रो है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। एक प्रारूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पावृत, जिसे पुष्पासन कहते हैं, पर लगे रहते हैं। ये कौन कौन से हैं, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग। इनके एक एक के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले कैलिक्स तथा करोला सहायक अंग है और जबकि पुमंग तथा जायांग जो है वो लैंगिक अंग है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, कैलिक्स और जो कोरोला है ये आपके दोनों क्या है, ये दोनों आपके सहायक अंग है, जबकि पुमंग और जायांग क्या है, वो आपके लैंगिक अंग है। कुछ फूल जैसे कि प्याज आप ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, उनमें क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला में कोई अंतर नहीं होता और ऐसों को हम क्या बोलते हैं, परिदल पुंज यानी कि पेरियंथ कहते हैं। जब फूल में, ध्यान दीजिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब फूल में पुंकेसर और पुमंग दोनों होते हैं तो वो क्या होते हैं, द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहते हैं उन्हें। यदि किसी फूल में केवल एक ही पुंकेसर है अथवा एक ही अंडक है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक लिंगी। ठीक है, उसे हम एक लिंगी बोलेंगे। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जाता है तब उसे त्रिज्य सममिति कहते हैं। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तो उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्य सममिति कहते हैं। इसके उदाहरण सरसों का फूल देखा होगा, दो बराबर भागों में काट सकते हैं। धतूरे को भी दो बराबर भागों में काट सकते हैं। धतूरा अगर आपने नहीं देखा तो गांव साइड में होता है, उस पर कांटे से लगे रहते हैं और काफी गंदी बांस मारता है। ठीक है, तो मत ही देखिएगा। उसके बाद आती है मिर्च। तो मिर्ची को भी आपने देखा होगा, दो बराबर भागों में हम काट सकते हैं। लेकिन जब
फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास सममिति कहते हैं। ठीक है, त्रिज्य सममिति क्या कहते हैं? जब किसी फूल को दो बराबर भागों में काट सके। दो बराबर भाग कैसे भी होते हैं, 3:2 हो सकते हैं, 2:3 हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब किसी फूल को दो बराबर भागों में, बिल्कुल बराबर, 1/2 1/2 दो बराबर भागों में काटा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक व्यास सममिति कहते हैं। जैसे मटर को आपने देखा है, मटर जब छीलते हैं तो दो बराबर, बिल्कुल बराबर भागों में विभक्त होता है, तो मटर क्या है? एक व्यास सममिति है। ठीक है, उसके अलावा गुलमोहर, सेम की फलियां, केसिया, इसके अलावा भी काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। एक व्यास सममिति के रूप में याद रख सकते हैं कि दोनों टुकड़ों के व्यास जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, तो एक व्यास सममिति। ठीक है, नेक्स्ट, कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर या फिर समतल से दो समान भागों में विभक्त न हो सके तो उसे असममिति अथवा अनियमित कहते हैं, जैसे कि केना। अब देखो, जब किसी फूल को हम विभक्त कर सकते हैं चाहे किसी भी भाग में हो तो उसे हम बोलते हैं त्रिज्य सममिति। जब किसी दो बराबर भागों में फूल को विभक्त किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं एक व्यास सममिति। वैसे भी तो फूल होते हैं ना जिन्हें हम मतलब विभक्ति नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे असममिति या फिर अनियमित भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट आपको दिया गया है, एक पुष्प तृतीय, चतुष्टयी और पंचतयी हो सकता है यदि इसमें उनके उपांगों की संख्या 3, 4 अथवा 5 के गुणक में हो सकती है। जिस पुष्प में सहपत्तर होते हैं, सहपत्तर यानी कि पुष्पबंध के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उन्हें हम सहपत्री कहते हैं, और जिसमें सहपत्तर नहीं होते उन्हें सहपत्तरहीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पुष्पवृंत में कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायंता यानी कि हाइपोगाइनस, परिजायंता पेरिगाइनस अथवा अधिजायंता एपिगाइनस, इनमें विभक्त किया जाता है। सबसे पहले बात आती है अधोजायंता की। अधोजायंता में क्या होता है? जायांग जो होता है वो बिल्कुल सर्वोच्च स्थान पर होता है और अन्य जो उसके अंग होते हैं वो नीचे होते हैं। ऐसे फूलों में क्या होता है? अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। क्या होता है? उनमें अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। इसके सामान्य उदाहरण ले लीजिए आप, सरसों का फूल सबसे टॉप पे होता है और बाकी के अंग जो है वो नीचे होते हैं। गुड़हल, बैंगन भी ऐसा ही होता है। इसके अलावा आती है परिजायंता यानी कि पेरिगाइनस। इसमें अंडाशय क्या होता है? मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं। ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं और इसमें अंडाशय आधा आधोवर्ती होता है। इसके उदाहरण आप ले सकते हैं, पलम ले सकते हैं, गुलाब ले सकते हैं, आड़ू ले सकते हैं। उसके बाद आती है अधिजायंता। तो अधिजायंता में क्या होता है? पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं और वे अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं और इसमें मिक्स हो जाते हैं। फूल के जो अन्य भाग है वो अंडाशय के ऊपर लगे रहते हैं, इसलिए अंडाशय जो है वो अधोवर्ती होता है। इसके उदाहरण सूरजमुखी आप देख सकते हैं, उसमें अंडाशय के बीच में लगा होता है ऊपर उसके फूल के। इसके अलावा अरपुष्प हो गए, अमरूद हो गए और घिया हो गया। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, यहां पर देख सकते हैं आप, ये अधोजायंता, ये दोनों आपके परिजायंता आपको मिल जाएंगे और ये आपकी अधिजायंता। ठीक है, अब पुष्प के भाग जान लेते हैं। तो प्रत्येक पुष्प में 4 चक्कर होते हैं, कैलिक्स, करोला, पुमंग और जायांग। इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कैलिक्स की बात करें तो पुष्प का सबसे भारी चक्कर होता है और इसकी इकाई को हम बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, पुष्प का सबसे भारी चक्कर होता है कैलिक्स और इसकी इकाई को हम क्या बोलते हैं? बाह्यदल बोलते हैं। प्राय बाह्यदल हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। कैलिक्स संयुक्त बाह्यदली अथवा पृथक बाह्यदली होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इनका सबसे मेन काम होता है फूलों की रक्षा करना। क्लियर है गाइस?
ये देखिए यहाँ पर कैलिक्स, आपने फूलों के ऊपर देखा होगा, जैसे गुलाब के फूल के नीचे आपने पत्तियां देखी होगी चार हरी हरी सी, तो वो क्या है, वो है आपकी कैलिक्स। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये हरी हरी पत्तियां दिख रही है ना जो फूल की रक्षा करते हैं, तो इसे हम बोलेंगे कैलिक्स। बात आती है कोरोला की, तो कोरोला दल पंखुड़ी का बना होता है। ये पंखुड़ियां, गुलाब की पंखुड़ियां आपने देखी होगी, गुलाबी गुलाबी, तो वो क्या होती है, उन पंखुड़ियों को हम बोल सकते हैं वो है कोरोला। तो ये दल प्राय चमकीले और रंगदार होते हैं, ऑब्वियसली। गुलाब का फूल एग्जांपल लेके चलिए, चमकीला भी होता है, रंगदार भी होता है। ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दलीय अथवा पृथक दलीय हो सकते हैं। पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग अलग अलग होते हैं। जहां तक आकृति का संबंध है, वे नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकती है। अब आकृति तो यार अलग अलग हो ही सकती है, हर एक फूल की अलग होती है, तो ये आपका बन जाता है कोरोला। इसके अलावा कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग था। तो पुमंग आपके कुछ इस तरह से दिखते हैं, जो आपके कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स के जो ऊपर लगे रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं पुमंग। ठीक है, बिल्कुल टॉप पे। और जायांग की अगर बात की जाए, तो जायांग आप इस पूरे को ही बोलेंगे। ठीक है, जायांग क्या है, पूरे को बोलेंगे। ये जो पूरी आपकी पत्ती निकल जाती है, तो इस पूरे को हम जायांग बोलते हैं। तो कोरोला, कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स हरी हरी पत्तियां के टाइप की होती है, जो कि नीचे से फूलों का बेस बनता है और फूलों की रक्षा करते हैं। जब ये ऊपर तक जाता है तो उसमें पूरे बीच वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, जायांग बोल देते हैं। और कैलिक्स और जायांग के बिल्कुल टॉप में जो लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पुमंग। ठीक है, कोरोला तो मैं आपको बात बता चुका हूं, पंखुड़ियों को हम कोरोला बोलते हैं। पुष्प दल विन्यास। ठीक है, पुष्पकली में उसी चक्कर की अन्य इकाइयों का सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को हम क्या बोलते हैं, पुष्प दल विन्यास कहते हैं। तो पुष्प दल विन्यास के प्रमुख प्रकार हैं कोरस्पर्शी, व्यावर्तित, कोरछादी और वैक्सिलरी। जब चक्कर के बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हैं तो उसे हम कोरस्पर्शी बोलते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, कोरस्पर्शी। जैसे कि कैलोट्रोपिस। यदि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे तीसरे आदि पर अतिव्याप्त होते हैं तो उसे हम व्यायवर्ती कहते हैं, जैसे कि गुड़हल, भिंडी, कपास। और यदि बाह्य दल अथवा दल दूसरे अतिव्यापक हो तो उसे कोई विशेष दिशा नहीं दी जाती और उसे हम कोरछादी बोलते हैं। ठीक है, केसरिया गुलमोहर हो गया। मटर या फिर सेब में 5 दल होते हैं। इनमें सबसे बड़ा मानक है 2 पार्श्वियों को या फिर 2 सबसे छोटे अगर दलों को अतिव्यापित करते हैं। और इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास को हम वैक्सिलरी अथवा पैप्लियोनेसिस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कोरस्पर्शी है। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या है, कोर कोर मिली हुई है आपस में। यहाँ पर व्ययवर्ती है, यहाँ पर कोरछादी है और यहाँ पर आपका वैक्सिलरी। क्लियर। नेक्स्ट पुमंग की बात करते हैं। पुमंग क्या होता है, पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग है, एक तंतु अथवा एक परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश प्राय द्विपालक होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक यानी कि परागकोश होते हैं। परागकोश में परागकण होता है और बंध्य पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और वे स्टेमिनॉइड कहलाते हैं। ठीक है, पुंकेसर फूल के अन्य भागों जैसे कि दल तथा आपस में ही जुड़े होते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उसे हम दल लगन कहते हैं, एपिपेटलस, जैसे कि बैंगन। यदि ये परिदल पुंज से जुड़े हो तो उसे हम परिदल लगन कहते हैं, एपिफिलिस, जैसे कि लिली में। और फूल में पुंकेसर मुक्त अथवा जुड़े हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छे तथा बंडल जैसे गुड़हल में हो सकते हैं और 2 बंडल द्विज सिंगी में भी हो सकते हैं, जैसे कि मटर में। ऐसा 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे कि सिट्रस में। ठीक है, तो ये आपके पुमंग होगी। नेक्स्ट आपका लास्ट बचता है जायांग। ये मटर आपका पुमंग के कुछ उदाहरण बताए गए हैं। ठीक है, इनमें 1 से ज्यादा है। ठीक है, इनमें 5 है, लेकिन इनमें कितने हैं, क्लियर। जायांग की बात करते हैं। तो जायांग फूल के मादा जनन अंग है। पुमंग क्या था, नर जनन अंग था, तो ये आपका मादा जनन अंग है
एक अथवा अधिक अंडक से मिलकर बनते हैं और अंडक के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकागर और अंडाशय। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है जिस पर एक लंबी नली होती है जिसे हम वर्तिका बोलते हैं। अंडाशय का जो आधारी भाग है वो फूला हुआ होता है जिस पर एक लंबी नली होती है। डायग्राम देखता हूं है क्या, तो उसे हम बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका अंडाशय की वर्तिकाग्र से जुड़ी होती है। वर्तिकाग्र प्राय वर्तिका की चोटी पर होती है और परागकण को ग्रहण करती है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा एक से अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब वे पृथक हो सकते हैं और इन्हें हम युक्तांडपी कहते हैं। थोड़ा टिपिकल है लेकिन पढ़ लीजिएगा। जब अंडक जुड़े होते हैं जैसे कि मटर तथा टमाटर तो उसे युक्तांडपी कहते हैं। और निषेचन के बाद जो बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बन जाते हैं उन्हें हम बीजांडन्यास कहते हैं। और अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को ही बीजांडन्यास बोला जाता है, प्लेसेंटेशन बोला जाता है। क्लियर? यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये देख लीजिए, जब बीजांडसान अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोश की अंडाशय पर लगे रहते हैं तो ऐसे बीजांडन्यास को हम स्तंभीय कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण है गुड़हल, टमाटर या फिर नींबू। बीतीय बीजांडन्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग में लगे रहते हैं और अंडाशय एक कोष्ठक में होता है लेकिन आभासी पट बनने के कारण 2 कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। क्लियर है? बाकी ये थ्योरी है यार, आप पढ़ लीजिएगा। आज का टॉपिक इतना ही है। लास्ट हमारा वीडियो रह गया है, उसमें हम पूरा ये जो चैप्टर है वो क्लियर कर देंगे। क्लियर है गाइस? बाकी ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।